चलिए विद्यार्थियों, समझ लेते हैं एक बार फिर से क्लास 10th का सिलेबस समझ लेते हैं। जो 10th मैथ का सिलेबस है वो क्या है, इसको देखिए, हम समझते हैं, ठीक है ना। तो 10th मैथ का जो सिलेबस है, इसका कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लें मैथमेटिक्स क्लास 10th, इस चीज़ को नोट कर लें। और ये पूरा सिलेबस हम बता रहे हैं कि अपन को पूरा पढ़ना क्या है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं सिलेबस। और तो सिलेबस में ये है कि पहला जो चैप्टर है आपको वो रियल नंबर पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि रियल नंबर है क्या। तो हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं आज तक, स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर ये 6 लिखा है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। हमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े ना, हमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। हम जो भी नंबर 10वीं तक पढ़ते आए ना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना हो बस। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो रियल नंबर नहीं है। बाकी जितने भी नंबर हमने पढ़े वो सब रियल नंबर है। तो ऑल नंबर एक्सेप्ट, सभी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव जो हो उसको छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर है। क्या हमने कहा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी नंबर हैं उठा लीजिए। नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े ना, ये काउंटिंग नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है ना। जितने भी काउंटिंग नंबर हों जो कहाँ से स्टार्ट हों, 1 से, काउंटिंग नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं 1 से स्टार्ट हों, इनफाइनाइट तक जाएं। नेचुरल नंबर, 0 भी लगा दीजिए, होल नंबर, इंटीजर, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बस ना हो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बस ना हो, बाकी आप कोई नंबर उठा लो, वो सब रियल नंबर कहलाएगा। नहीं आया समझ में? ऑल नंबर एक्सेप्ट, सभी नंबर जो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं नेगेटिव में, उनको बस छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से दिखाते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना, देखिए ये लिखे ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सब हम लिखते हैं ना, ये अनंत तक। तो जितने भी ये नंबर लिखे ना, इन सब को हम ये नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। सेट क्या होता है, सवाल ये, सेट क्या है ना, सेट क्या है। तो अगर नंबरों को हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, अगर नंबरों को हम ब्रैकेट के अंदर रख दें और कॉमा से सेपरेट कर दें, नंबरों को ब्रैकेट के अंदर रख दें, कॉमा से सेपरेट कर दें, तो इसको बोलते हैं सेट। ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर लिख लें और ये सेट तब तक नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हम नेचुरल नंबर लिख दिए ये सेट कहलाएगा। उनके बीच में कॉमा लगाइए, बाहर करली ब्रैकेट लगाइए, तभी सेट कहलाएगा। नंबर लिख लीजिए, कॉमा लगा लीजिए, बाहर करली ब्रैकेट लगा दीजिए। नंबर लिख लीजिए, कॉमा लगा दीजिए, बाहर करली ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, सेट। जब तक आप कॉमा नहीं लगाएंगे, करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, वो सेट नहीं कहलाएगा। आप पहले कॉमा लगाइए, नंबर लिखिए, कॉमा लगाइए, फिर करली ब्रैकेट लगाइए। क्या हमने कहा, नंबर लिखिए, कॉमा लगाइए, फिर करली ब्रैकेट लगाइए। अगर आप बस नंबर लिख दिए तो सेट नहीं कहलाएगा।
सेट कब कहलाएगा? जब नंबर भी लिखेंगे, कॉमा भी लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट भी लगाएंगे, तभी सेट कहलाएगा, नहीं सेट कहलाने वाला नहीं है। तो सेट कब कहलाएगा? जब नंबर भी लिखा हो, कॉमा भी लगा हो, बाहर कर्ली ब्रैकेट भी लगा हो, ठीक है। और सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई, तो लिख लें, तो नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से, होल नंबर के सेट को डब्लू से, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो होल नंबर का सेट 0 1 2 3 से लेके इन्फानाइट। ये इन्फानाइट का सिंबल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये इन्फानाइट का सिंबल होता है। तो सभी होल नंबर लिख दें। होल नंबर लिखने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉमा लगाना जरूरी है। कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये सेट नहीं कहलाएगा। कॉमा लगाना और कर्ली ब्रैकेट लगाना, कॉमा लगाइए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, तभी ये सेट कहलाएगा। तो हमने नंबर लिखे, कॉमा लगाए, कर्ली ब्रैकेट लगाए, ये सेट कहलाया। और ये होल नंबर का सेट हो गया। काहे का सेट हो गया? होल नंबर का सेट हो गया। काहे का सेट हो गया? होल नंबर। होल नंबर के सेट को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? होल नंबर के सेट को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं बोलिए? होल नंबर का सेट काहे से रिप्रेजेंट होता है? होल नंबर का सेट डब्लू, कैपिटल डब्लू से रिप्रेजेंट होता है। काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। होल नंबर के सेट को कैपिटल डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ठीक है, जब तक कॉमा नहीं लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे नंबर के बीच में, वो सेट नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। कैपिटल एन, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से, होल नंबर के सेट को कैपिटल डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटे, अच्छे से अच्छे से अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये पूरा रियल नंबर, जितने भी हमने आज तक नंबर पढ़े, जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हमने नंबर पढ़े आज तक, वो सब क्या है? हमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े, जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर छोड़ दीजिए, बाकी जितने नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर क्या है पहले ये बताइए, इंटीजर क्या है? तो आप लिखिए 0, नहीं, इंटीजर में क्या होता है? जितने भी नेचुरल नंबर हों पूरे वो लिख लो। ये पूरे नेचुरल नंबर लिखो, नेचुरल नंबर पूरे। नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ भाई? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर पूरे नेचुरल नंबर लिखिए। ये 1 2 3 4 ये पूरे नेचुरल नंबर, उनके निगेटिव -1 -2 -3 -4 और 0। तो सभी नेचुरल नंबर, उनके निगेटिव और 0, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। इसको कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तब ये सेट बन गया। और इंटीजर के सेट को जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बोलिए? किससे दिखाते हैं बोलिए? इंटीजर के सेट को जेड से दिखाते हैं। किससे? कौन से जेड से? कैपिटल जेड से। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटीजर के सेट को कैपिटल जेड से दिखाते हैं, नोट कर लीजिए। सेट कब तक नहीं कहलाएगा? जब तक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा, फिर क्या नहीं लगेगा? कॉमा नहीं लगेगा। तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए, कॉमा लगाइए, तब जाके वो सेट कहलाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो हमने नंबर लिखे, कॉमा लगाए, कर्ली ब्रैकेट लगाए, ये सेट कहलाने लगा, नहीं तो ये सेट कहलाने वाला नहीं था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब क्या तो कौन सा नंबर बचा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं। रेशनल नंबर के सेट को, जो रेशनल नंबर का सेट होता है ना, उसको क्यू से दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते हैं बेटा? क्यू से दिखाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। ओके, रेशनल नंबर के सेट को क्यू से दिखाते हैं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपकी बात। रेशनल नंबर के सेट को क्यू से दिखाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आता है ना। अगर इनके स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता तो ये फिर रेशनल नंबर, अरे फिर ये रियल नंबर न कहलाते। फिर कौन सा नंबर कहलाते? इमेजिनरी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी बात मान लेते हैं हम आपकी।
उसके बाद हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल। अरे यार, ये पॉलिनोमियल क्या होता है यार, है ना। पॉलिनोमियल ठीक है, हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल क्या है पहले ये जान लें। पहले तो यही जानना ज़रूरी है ना कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, हम पूरा पॉलिनोमियल हम पढ़ लेंगे, पहले आप पॉलिनोमियल बताओ तो क्या होता है। तो पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या जानना पड़ेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और मैथमेटिकल ऑपरेटर हो। ये देखिए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है कि नहीं, इसमें वेरिएबल है कि नहीं, इसमें कांस्टेंट है कि नहीं, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर है कि नहीं। वेरिएबल मतलब जैसे हमने बोला हमारी उम्र बताइए, हमारी उम्र हमने मान लिया x ईयर है, तो हमारी उम्र जो है बदल रही है। अरे अभी 10 साल है, कल 12 साल हो जाएगी, परसों 13 साल हो जाएगी, फिर 14 साल हो जाएगी, फिर 15 साल हो जाएगी। तो हमारी उम्र लगातार बदल रही है ना, तो हमने अपनी उम्र को x मान लिया। तो जो चीज़ बदलती है ना उसको बोलते हैं वेरिएबल। और ये क्या है? कांस्टेंट। जो चीज़ नहीं बदलती उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जो चीज़ चेंज ना हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। अब ये क्या हो गया? वेरिएबल। और ये प्लस को बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर या मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो ये ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है और मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें मैथमेटिकल यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर या मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, चलिए मान लिए ये क्या हो गया? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, हम मान लिए। और इसमें ये ठीक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो फिर पॉलिनोमियल क्या है? तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ x जरूरी नहीं है, x नहीं बोलना है। वेरिएबल y भी हो सकता है, वेरिएबल z भी हो सकता है, वेरिएबल w भी हो सकता है, वेरिएबल u हो सकता है, वेरिएबल v हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल x हो, वेरिएबल y हो, वेरिएबल z हो, कुछ भी हो, जो वेरिएबल की पावर है अगर वो होल नंबर है, ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, इस वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर क्या होते हैं? 0 हो, 1 हो, 2 हो। अगर वेरिएबल की पावर x की पावर ना बोलिएगा क्योंकि वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो फिर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल देंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, आप फिर समझाइए। हम कह रहे हैं कि सर इस वेरिएबल की पावर मैं 1/3 लिख देता हूँ। चलिए, अब क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती तो ये पॉलिनोमियल होता। वेरिएबल की पावर क्या ये होल नंबर है? नहीं है। 1/3 होल नंबर कहाँ होता? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, वेरिएबल की पावर अगर 3 हो जाती, हाँ, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि 3 होल नंबर होता है। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल क्या होते हैं फिर से बताइए आप, पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं
पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। तो पॉलिनोमियल आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। लिख लीजिए, पॉलिनोमियल आर दोज algebraic expression in which power of the variable is a whole number। पॉलिनोमियल एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। वेरिएबल की पावर अगर कुछ नहीं लिखी है तो 1 माना जाता है, 1 एक होल नंबर होगा। चलिए ठीक है, फिर हमें क्या पढ़ना है सर? फिर क्या पढ़ाएंगे? फिर तीसरा जो है वो हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या पढ़ना है? 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का पेयर यानी जोड़ा। हमारे पास 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन कब? देखिए, जैसे ही मान लीजिए ये वेरिएबल x + y = 5, तो जब तक इक्वल टू का साइन नहीं होगा वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा। नहीं समझे आप? अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो वो इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन है। तो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो, इक्वल टू का साइन हो, तो ये इक्वेशन कहलाएगी। तो इक्वेशन शब्द जो है ना, ये इक्वल टू से ही आया है। इक्वल टू 0 रख दो। जैसे देखिए, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, 5 उधर है, इधर आके -5 हो गया, इक्वल टू हमने 0 रख दिया। तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया इक्वेशन। क्या बन गया? इक्वेशन। क्या बन गया बेटा? इसको बोल दिए इक्वेशन, है ना? ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन। वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, इक्वल टू 0 रख दो, ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन। क्या कहलाएगा? इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अगर वेरिएबल की पावर 1 है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इक्वेशन क्या है कि अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल हैं एक्स वाई, ये 5 कांस्टेंट है, ये क्या है? प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ये बन, अब जब इसको इक्वल टू 0 रख दिए तो ये बन गई इक्वेशन। क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। याद कर लीजिए, इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, इक्वल टू है तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं? x और y। तो हमने बोला लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल। क्या हमने बोला? अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो लीनियर, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन। इक्वेशन शब्द ही इक्वल टू 0 से आया है, इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, तो वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन। और क्योंकि दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं बताइए? कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। 2 वेरिएबल दिख रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर,
इक्वल टू है तो इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक। अच्छा ठीक है, वेरिएबल पावर 1 थी तो हम लीनियर बोल दिए, इक्वल टू 0 है इक्वेशन बोल दिए, और 2 वेरिएबल हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल दिए। अच्छा, 2 वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं, वेरिएबल की पावर नहीं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर, इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन, कितने वेरिएबल हैं 2, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नहीं समझे आप? अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, इक्वल टू समथिंग लगा है तो इक्वेशन, और 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना? वेरिएबल की पावर 1 है लीनियर, इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन, 2 वेरिएबल हैं एक्स वाई तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन, 2 वेरिएबल हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल होता तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है जी सर, जी सर प्रणाम। तो हम लोग समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें समझना है। अच्छा, किसी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या होता है? किसी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। टू सॉल्व एनी इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, if we want to find the solution of an equation we have to find the value of variable. So solving any equation means to find the value of a variable. Solving any equation means to find the value of variable. किसी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको निकालना। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालूंगा मैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? बस हो गया, वेरिएबल की पावर अगर 2 है, वेरिएबल की पावर अगर 2 है, वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं, तो अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, तो जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो मतलब डिग्री 2 हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं। द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, a equation having degree 2 is known as quadratic equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखिए, ये लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है बताइए? वेरिएबल की पावर 2 है कि नहीं है? हाँ, वेरिएबल कौन है? वेरिएबल x है। वेरिएबल की पावर 2 है कि नहीं है? हाँ, वेरिएबल की पावर 2 है तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक।
वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, इक्वल टू 0 लिखा है तो इक्वेशन, तो क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से समझ लें, अगर वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है तो वो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक, इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल कौन है, ये x है, तो वेरिएबल की पावर 2 है तो ये बन गया है क्वाड्रेटिक, इक्वल टू लगा है तो इसलिए इक्वेशन, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर हम समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर क्या समझेंगे, फिर क्या समझेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या समझेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, फिर हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये पहले हम जान लें। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको पढ़ने के पहले, बिफोर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वी शुड नो व्हाट इज सीक्वेंस। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसको जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या है पहले ये जान लें, लिख लें इसको। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है इसको पहले समझिए। जैसे मान लीजिए ये नंबर लिखा है 2 4 6 8 10 12 14, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर अरेंज है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर हो, किसी भी तरीके से लिखा हो, जैसे लाइन नहीं लगाते स्कूल में, लाइन लगाते हैं लड़का, ये छोटा लड़का फिर बड़ा लड़का, तो आप किसी भी तरीके से लड़के को अरेंज कर दो, छोटा बड़ा बड़ा छोटा आगे पीछे किसी भी तरीके से आप लड़कों को अरेंज कर दो। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सीक्वेंस। तो यहाँ पे लड़कों का अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे नंबर का अरेंजमेंट है। तो हम क्या बोलें, या तो हम नंबर अरेंज कर दें या फंक्शन अरेंज कर दें। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन, चाहे हम नंबर को अरेंज कर दें चाहे फंक्शन को अरेंज कर दें एक लाइन में, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, नंबर का या फंक्शन का अरेंजमेंट। फंक्शन का भी अरेंजमेंट होता है, आइदर इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर और अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन। तो सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर या फंक्शन। अब फंक्शन क्या है ये भी समझने की बात है ना। तो ये फंक्शन जब हम 11th में पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे तो ये फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो आप नंबर लिख लीजिए, फंक्शन भी हो सकते हैं, ये x+1 फंक्शन है, 2 3 4 9 11, तो हम नंबर अरेंज कर लें या ये फंक्शन भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो नंबर या फंक्शन के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अब नंबर या फंक्शन किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, किसी भी ऑर्डर में अगर नंबर या फंक्शन लिखा है, जैसे आप देखिए, जैसे स्कूल में जब लाइन लगाते हैं तो लड़के किसी भी तरह से लग जाए, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, उसका कोई प्रॉपर पैटर्न न हो, पैटर्न कैसा भी हो, उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे सीक्वेंस। अगर लड़के अरेंज हो गए, वो किसी भी तरीके से अरेंज हो, किसी भी तरीके से अरेंज हो जाएं, वो उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे सीक्वेंस, है ना। मतलब इन नंबरों को आगे रखो पीछे रखो, इनका कोई भी तरीका कैसा भी हो, कैसा भी ये नंबर लिखें, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस। क्या बोल देंगे, सीक्वेंस। नहीं समझे आप आप नंबर लिख दीजिए आगे पीछे बड़ा छोटा कुछ, बस एक लाइन में लिख दीजिए, इस अरेंजमेंट को सीक्वेंस बोल देंगे। नहीं समझे, अच्छा सीक्वेंस समझ गए। सीरीज क्या होता है आप ये बताइए,
सीरीज क्या होता है। अगर इन्हीं को हम जोड़ के फॉर्म में लिख दें, अगर इन्हीं नंबर को हम जोड़ के फॉर्म में लिख दें, ये 2 3 4 7 11, अगर इन्हीं नंबरों को हम जोड़ दें या इनके बीच में माइनस लगा दें 2 5 -3, तो अगर इन नंबरों, ये जो नंबर लिखे थे ना सीक्वेंस में, इनको हम जोड़ दें, बीच में प्लस लगा दें या बीच में माइनस लगा दें, तो जब हम एडिशन कर देते हैं इन नंबरों का, ये जो सीक्वेंस में नंबर लिखे थे, ये जो सीक्वेंस में नंबर लिखे थे, ये जो सीक्वेंस में नंबर लिखे थे, इनको अगर मैं जोड़ दूं या इनको इनके बीच में माइनस साइन लगा दूं, तो इस अरेंजमेंट को हम सीरीज बोलेंगे। नहीं समझे आप? ये जो नंबर लिखे थे, नंबरों के बीच में प्लस माइनस साइन लगा दूं, इस अरेंजमेंट को सीरीज बोल देंगे। नहीं समझे? सीरीज का मतलब इन नंबरों के बीच में प्लस माइनस लगा दो, बस हो गया, तो सीरीज हो जाएगा। सीक्वेंस क्या है? आपके पास नंबर हैं बहुत सारे, और नंबरों को किसी भी ऑर्डर में आप लगा दो। आपके पास नंबर है, नंबर को किसी भी ऑर्डर में आप लगा दो, किसी भी तरीके से आप लगा दो नंबरों को, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। फिर उन नंबरों को आप क्या करो, इन नंबरों के बीच में प्लस माइनस या कुछ भी लगा दो, तो क्या कहलाएगा? सीरीज। नहीं समझे आप? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। नंबर हैं या फंक्शन है। फंक्शन कहाँ पढ़ेंगे? 11वीं में। और कहाँ पढ़ेंगे? 12वीं में। तो नंबर को या फंक्शन को काहे में लगा दो? एक लाइन में लगा दो। अरे, नंबर या फंक्शन को बीच में प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। अब बीच में प्लस माइनस है तो सीरीज बन जाएगा, तो वही सीक्वेंस सीरीज कहलाएगा जब बीच में प्लस माइनस हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये जो नंबर लगे हैं ना, नंबर के बीच में आप प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, ये जो नंबर लिखे हैं इनके बीच में प्लस माइनस लगा डालो, ये जो सीक्वेंस में नंबर लिखे थे, तो ये क्या बन जाएगा? सीरीज कहलाएगा। सीक्वेंस क्या है? नंबर को किसी भी नंबर या फंक्शन को किसी भी पैटर्न में लगा दो। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन नंबर की जगह फंक्शन भी हो सकता है। तो फंक्शन कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फंक्शन हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो नंबर या फंक्शन को किसी भी ऑर्डर में आप लगा दो, इस अरेंजमेंट को सीक्वेंस कहेंगे। उनके बीच में प्लस माइनस साइन लगा दो तो क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। तो फिर प्रोग्रेशन क्या है सर? प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन आप बताइए, प्रोग्रेशन क्या होता है? ये जो हम लिखे ना, क्या ये जो हमने लिखा ना, क्या भाई? ये जो हमने क्या लिखा, ये जो सीक्वेंस लिखा था ना, अगर इनमें एक पैटर्न बन रहा है, ये जो सीक्वेंस हमने लिखा था ना, जैसे 3 6 9 12, एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं? इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो अगर इन नंबरों के बीच में पैटर्न बन रहा है, चाहे तो डिफरेंस सेम हो, एक पैटर्न ऐसा भी बन सकता है, देखिए 10 100 1000 10,000, ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं? ये क्या है? 10 की पावर 1 है, ये क्या है? 10 की पावर 2 है, ये क्या है? 10 की पावर 3 है, ये क्या है? 10 की पावर 4। तो अगर नंबरों के बीच में पैटर्न बन रहा है, चाहे डिफरेंस सेम हो, यहाँ पे क्या सेम है? ये 100 में 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, 1000 में 100 घटाएंगे तो 900 आएगा। तो डिफरेंस तो यहाँ सेम नहीं है। यहाँ पे क्या सेम है? इसमें से इसको भाग दीजिए, 100/10 कितना आया? 10। इसमें से इसको भाग दीजिए 1000/100,
कितना आया 10। इसमें से इसको भाज दीजिए 10,000 बटे 1,000 कितना आया 10। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे रेशो सेम है। इसका इसका रेशो, इसका इसका रेशो, इसका इसका रेशो। तो अगर नंबर का रेशो सेम होता है, क्या सेम होता है, अगर नंबर, एक नंबर और उसके पहले वाले नंबर, एक नंबर और उसके पहले वाले नंबर का रेशो, एक नंबर और उसके पहले वाले नंबर का रेशो, एक नंबर उसके पहले वाले नंबर का रेशो। जबकि यहाँ पे क्या था, एक नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस, एक नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम था। यहाँ पे एक नंबर उसके पहले वाले नंबर, एक नंबर उसके पहले वाले नंबर, एक नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का रेशो सेम है। तो अगर एक नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, अगर पैटर्न बन रहा है, ध्यान दीजिए फिर समझिए सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस क्या था, नंबर या फंक्शन को किसी भी तरीके से आप अरेंज कर दो, नंबर को या फंक्शन को किसी भी तरीके से आप अरेंज कर दो, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सीक्वेंस। नंबर को या फंक्शन को किसी भी तरीके से अरेंज कर दो, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सीक्वेंस। ये नंबर या फंक्शन थे, इनको हम अरेंज कर दिए किसी भी तरीके से। अच्छा, सीक्वेंस, सीरीज क्या हो गया, अगर उन्हीं सीक्वेंस के बीच में प्लस माइनस साइन लगा दें तो सीरीज। अच्छा, सीरीज हो गया, ठीक है, ये भी समझ में आएगा, सीक्वेंस आ गया, सीरीज आ गया। अगर सीक्वेंस में पैटर्न बन रहा है, ये जो सीक्वेंस थे किसी भी तरीके से अरेंज थे तो सीक्वेंस था, लेकिन अगर ऐसे अरेंज है कि कोई ना कोई पैटर्न बने, ये अरेंज है कि नहीं है, पैटर्न बन रहा है कि नहीं, इसका इसका अंतर 3 है, इसका इसका अंतर 3 है, इसका इसका अंतर 3 है, पैटर्न बन रहा है कि नहीं, हाँ पैटर्न बन रहा है। तो अगर पैटर्न बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन। तो देखिए पैटर्न बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन। इसमें भी पैटर्न बन रहा है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। हाँ, पैटर्न ऐसा है, एक नंबर और उसके पहले वाले नंबर का रेशो सेम है, एक नंबर उसके पहले वाले नंबर का रेशो सेम है, एक नंबर उसके पहले वाले नंबर का रेशो सेम है। तो अगर पैटर्न ऐसा बन रहा है कि एक नंबर और उसके पहले वाले नंबर, एक नंबर उसके पहले वाले नंबर, एक नंबर उसके पहले वाले नंबर का रेशो सेम है, अगर पैटर्न ऐसा बन रहा है तो फिर ऐसे प्रोग्रेशन को, अगर पैटर्न ऐसा बन रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ पैटर्न बन रहा है, इसमें भी पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो अगर पैटर्न बन रहा है, अगर पैटर्न बन रहा है लेकिन नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, तो फिर इस तरह के इस तरह से नंबर को अरेंज करने को बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। नहीं समझे आप, जो सीक्वेंस में पैटर्न बने ना तो प्रोग्रेशन, जो सीक्वेंस था ना नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट, उस सीक्वेंस में अगर पैटर्न बन रहा है, उस सीक्वेंस में अगर पैटर्न बन रहा है तो उसका नाम प्रोग्रेशन। तो देखिए इस सीक्वेंस में पैटर्न बन रहा है, इसमें भी पैटर्न बन रहा है, ये भी प्रोग्रेशन, ये भी प्रोग्रेशन, ये भी प्रोग्रेशन, ये भी प्रोग्रेशन। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ऐसा पैटर्न है कि नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, इसमें नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, इसमें नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। तो इस तरह का प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन क्या है पहले ये बताइए, प्रोग्रेशन क्या है, नंबर तो उसके, अगर सीक्वेंस लिखे हैं और अगर उसमें पैटर्न बन रहा है तो वो प्रोग्रेशन, सीक्वेंस लिखा है उनमें अगर पैटर्न बन रहा है तो प्रोग्रेशन, ठीक है, नंबर लिखें पैटर्न बन रहा है तो ये प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन है, नंबर लिखें इनमें पैटर्न बन रहा है,
यहाँ एक ऐसा पैटर्न बन रहा है कि नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। यहाँ ऐसा पैटर्न बन रहा है कि नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का रेशियो सेम है। नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का रेशियो, नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का रेशियो सेम है। नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। तो कुछ न कुछ तो पैटर्न बन रहा है, या तो डिफरेंस सेम है या तो रेशियो सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो इस तरह के प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या? अगर नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का रेशियो सेम, डिफरेंस सेम है, नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, तो इस तरह के प्रोग्रेशन को एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। देखिए डिफरेंस कितना है। उस प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जबकि एक नंबर और उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर, ये नंबर है उसके पहला वाला नंबर, ये नंबर है उसका पहला वाला नंबर, नंबर है उसका पहला वाला नंबर, नंबर 100 उसके पहले वाला नंबर 10 का रेशो कितना है 10, नंबर 1000 उसके पहले वाले नंबर का रेशो कितना है 10, नंबर 10,000 उसके पहले वाले नंबर कितना है 1000, उसका रेशो कितना है 10। तो नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर का रेशो सेम है। और जब नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर का रेशो सेम होता है तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नहीं समझे आप? तो प्रोग्रेशन ये भी है, ये भी है, लेकिन नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का यहाँ डिफरेंस सेम है। नंबर और उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है तो इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे नंबर और उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का रेशियो सेम है तो इस तरह के प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहाँ मिलेगा? हमें 11th में मिलेगा। ये हमें 11th पढ़ना है। हमारे सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमारे सिलेबस में क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो सीक्वेंस क्या था? नंबरों या फंक्शन को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो, किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज करके लिख दो, उस अरेंजमेंट ऑफ नंबर या फंक्शन को हम सीक्वेंस बोलेंगे। नंबर को या फंक्शन को किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज करके लिख दो, नंबर को या फंक्शन को किसी भी ऑर्डर में आप जाओ अरेंज करके लिख दो, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। उनके बीच में प्लस माइनस लगा दो, क्या कहलाएगा? सीरीज। ठीक है। और अगर जो नंबर लिखे हैं, जो सीक्वेंस लिखा है, अगर उनमें पैटर्न बन रहा है कोई ना कोई तो प्रोग्रेशन कहलाएगा। और पैटर्न ऐसा बने कि नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और पैटर्न ऐसा बने कि नंबर उसके पहले वाले नंबर, नंबर उसके पहले वाले नंबर के बीच का रेशो सेम हो तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया। हमारे सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 10वीं के। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो ये देखिए, लिख लीजिए इसको, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ेंगे। देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। जियो का मतलब हम जानते हैं अर्थ और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, जियो मतलब अर्थ। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री।
जियोमेट्री क्या है? अर्थ का मेजरमेंट। जियोमेट्री क्या है? अर्थ का मेजरमेंट। तो अर्थ के मेजरमेंट से आया है वर्ड जियोमेट्री। क्लियर है? तो अर्थ के मेजरमेंट को हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है। फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? फिर हम पढ़ेंगे ट्राइएंगल। ट्राइएंगल ANGLES। ट्राई मतलब तीन, एंगल जिसमें ऐसा पॉलीगन जिसमें तीन एंगल हो। ये पॉलीगन क्या होता है यार? ऐसा क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो। ये क्लोज फिगर है ना, ये लाइन सेगमेंट से बना है ना, तो इस क्लोज फिगर को पॉलीगन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीगन। A closed figure made of line segment is called polygon. A closed figure made of line segment is called polygon. ऐसा क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन क्या होती है? ये देखिए, जिसका एंड ना हो। ये है ना, इसका कोई एंड नहीं है। ये कोई एंड ही नहीं है। दोनों साइड तीर लगा दिए ना, तो यानी इसको इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, इसको भी इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो ये क्या है? लाइन है। और अगर मैं इसका एक दो बिंदु के बीच में टुकड़ा ले लूँ, अब ये फिक्स हो गई। इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्लियर है? क्लियर है? तो लाइन का एक टुकड़ा दो बिंदुओं के बीच में, लाइन का एक टुकड़ा अगर ले लें, उस टुकड़े को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन का दो बिंदुओं के बीच में एक टुकड़ा ले लें, टुकड़ा ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो लाइन में दो बिंदुओं के बीच में टुकड़ा ले लो। ये लाइन है, लाइन में दो बिंदु हैं, उनके बीच का एक लाइन का टुकड़ा ले लो। इस टुकड़े को बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? पीस ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। पार्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन का एक टुकड़ा दो बिंदु के बीच में, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्लियर है? तो ये लाइन है, लाइन में किसी भी दो बिंदु के बीच में लाइन का टुकड़ा ले लो। ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन में कोई भी दो बिंदु हैं, उन दो बिंदु के बीच में लाइन का टुकड़े को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन में कोई भी दो बिंदु हैं, दो बिंदु के बीच में लाइन का टुकड़ा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये लाइन है, लाइन में कोई भी दो बिंदु लिए, दो बिंदुओं के बीच में लाइन के टुकड़े को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जैसे हमें अर्थ खेत वगैरह हो गया ना, खेत नापना है ना, खेत की लंबाई चौड़ाई, खेत का एरिया, एरिया मतलब वो कितनी जगह ले रहा है, वो खेत का नापना है। मेट्री का मतलब होता है नापना, मेजरमेंट। तो अगर हमें अर्थ का मेजरमेंट करना है तो हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रायंगल। ये तो हम देख लिए। ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में कुछ थ्योरम यूज होती हैं जिससे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, जो एग्ज़ाम में आता भी है, CBSE के एग्ज़ाम में बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये ट्रायंगल देखेंगे। उसके बाद हम सर्कल देखेंगे, सर्कल क्या होता है, सर्कल के बारे में चर्चा होगी। फिर हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे,
सर्कल में डिफरेंट पार्ट देखेंगे कि सर्कल में क्या क्या पार्ट होता है, सर्कल में सेक्टर क्या है, सर्कल में कॉर्ड क्या है, सर्कल में सेगमेंट क्या है, सर्कल में आर्क क्या है। तो सर्कल का आर्क, सर्कल का कॉर्ड, सर्कल में सेगमेंट, ये सर्कल है तो ये बन गया कॉर्ड, ये बन गया आर्क, ये है सेगमेंट। तो सर्कल में आर्क क्या है, सर्कल में सेगमेंट क्या है, सर्कल में कॉर्ड क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे किसमें, सर्कल चैप्टर में। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर में सर्कल का में कॉर्ड क्या होता है, सर्कल में सेगमेंट क्या होता है, सर्कल में आर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद बताइए क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब बताइए क्या होता है, निर्माण करना। किसी भी चीज़ का निर्माण करना सीखेंगे। किस चीज़ का निर्माण करना बताइए। जैसे हमें ये लाइन ड्रॉ करना है। अब लाइन अगर हमें ड्रॉ करना है तो लाइन की लेंथ कितनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, नहीं, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना। तो क्या निर्माण करेंगे, ट्रायंगल बनाना सीखेंगे, है ना। इसमें हम लोग एक ट्रायंगल है मान लीजिए 3 यूनिट का, दूसरा ट्रायंगल है 5 यूनिट का, तो रेशो दिया रहेगा। एक चीज़ होता है स्केल फैक्टर, वो चीज़ हम देखेंगे। तो हम लोग ट्रायंगल बनाना सीखेंगे, है ना। ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। एक ट्रायंगल है, उससे थोड़ी बड़ी साइज़ का ट्रायंगल बनाना है। वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये ट्रायंगल बनाना हम देखेंगे। सर्कल देखेंगे, सर्कल क्या होता है, अगला चैप्टर। सर्कल जिसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त। तो हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम वृत्त कहते हैं। सर्कल क्या होता है, ये तल है ना, ये तल, ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है। जब दो एक्सिस मिलती है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो ये एक एक्सिस है, एक ये एक्सिस। जब दो एक्सिस मिलती है ना, उसको बोलते हैं प्लेन। तो प्लेन बोलिए या इसको सरफेस भी बोलते हैं। तो ये दो एक्सिस मिली, व्हेन टू एक्सिस मेट्स, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, जब दो एक्सिस मिलती है तो उसको बोलते हैं प्लेन। तो व्हेन टू एक्सिस मेट्स इट बिकम अ प्लेन। ये देखिए, ये दो एक्सिस मिली, इसको बोल देंगे प्लेन। प्लेन को सरफेस भी कहते हैं, तो ये सरफेस भी है, तो ये सरफेस भी कहलाता है। तो चाहे हम प्लेन बोलें चाहे सरफेस बोलें, तो जब दो एक्सिस मिलती है तो ये जो फिगर बनता है इसको प्लेन बोलेंगे या इसी को सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्लेन में, सर्कल प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर यानी एक प्लेन में बनता है। तो प्लेन में क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बिंदु। एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले जाएंगे। एक फिक्स पॉइंट होगा, उससे फिक्स डिस्टेंस पे चले जाएंगे। ये फिक्स पॉइंट है, इससे फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर पे चले गए, ये 2 सेंटीमीटर में चले गए। तो फिक्स पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस पे चले गए। एक फिक्स पॉइंट होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, उससे फिक्स डिस्टेंस पे चले जाएंगे। एक फिक्स पॉइंट होगा, उससे फिक्स डिस्टेंस पे चले जाएंगे। फिक्स डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले जाएंगे और हमें फिक्स डिस्टेंस पे जाके बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में चले जाके
जितने भी पॉइंट हैं उन सबको कलेक्ट कर लेंगे। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले जाएंगे, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले जाएंगे, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले जाएंगे। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले जाइए, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में चले जाइए, जितने भी पॉइंट हैं उन सबको कलेक्ट कर लीजिए। फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे जाके जितने भी पॉइंट हैं उन सबको कलेक्ट कर लें। इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को सर्कल कहेंगे। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले गए, जितने भी पॉइंट हैं सबको कलेक्ट कर लिए, इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को सर्कल बोलेंगे। नहीं समझे आप? फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले गए, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में चले गए, जितने भी पॉइंट्स है इन सब को कलेक्ट कर लिए, इन सब की कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले गए, जितने भी पॉइंट थे उन सबको कलेक्ट कर लिए, इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को सर्कल कहेंगे। नहीं समझे आप? फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में चले गए। फिक्स डिस्टेंस को कांस्टेंट डिस्टेंस भी बोलते हैं क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। फिक्स पॉइंट को सेंटर, फिक्स डिस्टेंस को रेडियस। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चले जाइए, फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे जाके जितने भी पॉइंट हैं इन सबको कलेक्ट कर लीजिए, इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को सर्कल बोलेंगे। तो फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से, फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, उससे फिक्स डिस्टेंस पे चले जाइए, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में चले जाइए और जितने भी पॉइंट हैं उन सबको कलेक्ट कर लीजिए। फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलेंगे, फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर। फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में जाइए, जितने भी पॉइंट हैं उन सबको कलेक्ट कर लीजिए, इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को क्या बोलेंगे? सर्कल। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में चले गए, फिक्स पॉइंट था, फिक्स डिस्टेंस में चले गए और जितने भी पॉइंट हैं उन सबको कलेक्ट कर लिए, इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को क्या बोलेंगे? सर्कल। ठीक, फिर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी हम निर्माण करना सीखेंगे। ट्रायंगल कैसे निर्माण करते हैं? एक ट्रायंगल दिया है, उसका दुगना ट्रायंगल बनाना है या उस ट्रायंगल का आधा साइज का बनाना है, तो हम कैसे निर्माण करेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोण मिति अनुपात। क्या देखेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। क्या देखेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, जिसको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, जिसको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात हम देखने जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे देखिए ये साइन थीटा होता है ना, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो। लंब, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, फिर कॉस थीटा होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, टैन थीटा होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, कॉसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन जैसे लिखा ना P/H, इसी का जस्ट उल्टा है H/P। कॉस लिखा है ना, बेस कॉस, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। तो B/H है तो इसका उल्टा लिख देंगे H/V।
और tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो p बाई बी है तो ये b बाई पी हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है। ये अपॉन लगा है ना, अपॉन को रेशियो बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है साइन, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है कॉस, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है टेन, है ना। फिर कॉस एक से कॉट, तो कॉस एक जो है साइन का उल्टा है, सेक जो है कॉस का उल्टा है, कॉट जो है टेन का उल्टा है। ये सब चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ आइडेंटिटी और इक्वेशन में फ़र्क भी होता है, ये भी हम देखेंगे, है ना। फिर हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। हाइट यानी ऊंचाई और डिस्टेंस यानी दूरी। ऊंचाई और दूरी नापना सीखेंगे। सर्कल से संबंधित हम क्षेत्रफल देखेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखेंगे, यानी सर्कल से संबंधित हम एरिया देखेंगे। ये सर्कल है, इस सर्कल से संबंधित ये पूरा एरिया देखेंगे, ठीक है। इस सर्कल से संबंधित ये एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया यानी ये जगह कितनी है। ये सर्कल जो जगह ले रहा है अपने अंदर ना, ये सर्कल से संबंधित एरिया कहलाएगा। सर्कल अपने अंदर जो कुछ भी जगह ले रहा है ना, यही सर्कल का एरिया है। फिर हम देखेंगे सर्कल से संबंधित एरिया, जैसे मान लीजिए कि ये घोड़ा है, रस्सी से बंधा है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये मैदान है और एक किनारे पे, क्या कह रहा हूँ मैं, कि एक मैदान है, ठीक है। और एक मैदान में एक किनारे पे एक रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है। तो मैदान में किनारे पे ये रस्सी है, घोड़ा है और इधर घोड़ा बंधा हुआ है, ऐसे घोड़ा घूम रहा है। तो यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक जा सकता है। ये रस्सी है और रस्सी में यहाँ घोड़ा बंधा है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। इतना जगह ये इतने एरिया में घूमेगा, है ना। इतनी जगह में घोड़ा घूमेगा, तो इस जगह को, तो ये सर्कल का एक टुकड़ा तो है, ये पूरा सर्कल है, सर्कल का ये टुकड़े में तो घूम रहा है। तो ये सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल हो गया कि नहीं। तो क्या हो गया, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये सर्कल से संबंधित क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्वाड्रेंट क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल। तो सर्कल से संबंधित हम एरिया देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए सरफेस एरिया जैसे ये है, ये मार्कर, ये मान लीजिए इंक है। तो इंक में कितनी सरफेस, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। सरफेस किसको बोलते हैं, जहाँ दो डायमेंशन होते हैं। एक किनारे पे खड़े हो जाइए, यहाँ पे ये लेंथ है और ये विड्थ है, दो डायमेंशन है कि नहीं, ये लेंथ और ये विड्थ। तो ये बन गया सरफेस। ये लेंथ है, ये विड्थ है। बड़ी वाली साइज को हम लेंथ बोलते हैं, फिर ये विड्थ। तो ये लेंथ, ये विड्थ, ये दो डायमेंशन हो गया कि नहीं हुआ। हाँ, ये सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, है ना। तो सरफेस एरिया हम देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे। तो 2D सरफेस का एरिया निकलता है और 3D सरफेस का वॉल्यूम निकलता है। देखिए ये 3D सरफेस है। क्यों है 3D, इसमें सबसे बड़ी वाली साइड लेंथ है, फिर ये विड्थ है और ये हाइट है। हाइट को डेप्थ भी बोलते हैं। सबसे बड़ी वाली साइड लेंथ है, फिर ये उससे छोटी वाली विड्थ है
और फिर जो बची वो है डेप्थ। डेप्थ को हाइट भी बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट, इसलिए 3D सरफेस है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो इसमें 2 डायमेंशन है, ये लेंथ और ये विड्थ, इसलिए ये 2D सरफेस है। तो 2D सरफेस का एरिया निकलता है, 3D सरफेस का वॉल्यूम निकलता है। अब वॉल्यूम क्या है? इसके अंदर जो कुछ भी जगह है ना, स्पेस, 3D ऑब्जेक्ट जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। 3D ऑब्जेक्ट जो भी स्पेस ऑक्यूपाई, ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये जो अपने अंदर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको वॉल्यूम बोलेंगे। और इसकी ये जो सरफेसेस है ना, ये सरफेसेस जो जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं, ये एरिया कहलाएगा। अगर हम सामने से देखें, सामने से, तो ये 2D सरफेस है कि नहीं, एक डायमेंशन ये, एक ये, तो ये 2D सरफेस जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, एरिया है। ये देखिए, ये लेंथ और ये विड्थ है कि नहीं, ये लेंथ और ये विड्थ है कि नहीं, तो ये जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, एरिया है। तो 2D सरफेस जो जगह ऑक्यूपाई करती है, जैसे ये देखिए, ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो ये जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका एरिया निकलेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स। फिर क्या देखेंगे? प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पहले ये भी जान लें यार। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स देन प्रोबेबिलिटी, यही चीज़ हमें पूरे 10th में पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाता है? डाटा को कलेक्ट करना। डाटा को आप कलेक्ट कर लीजिए, उसको एनालाइज करिए। अच्छा, डाटा क्या है? सूचनाओं का कलेक्शन। सूचनाओं को आप एकत्र कर लीजिए, सूचनाओं को आप एकत्र कर लीजिए, इस कलेक्शन को डाटा कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। नहीं समझे आप? सूचनाएं आप एकत्र कर लीजिए, बहुत सारी सूचनाएं हैं, उनको आप एकत्र कर लीजिए, तो सूचनाओं का कलेक्शन कहलाता है डाटा। नहीं समझे? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। आप सूचनाओं को कलेक्ट कर लो, उसको बोलते हैं डाटा। आपके स्कूल में फीस है, इन बच्चों की नहीं जमा है, ये इन बच्चों की नहीं जमा है, उसकी लिस्ट इकट्ठा कर लो, ये सूचनाएं हो गई। धोनी ने इतना रन बनाया, सचिन ने इतना रन बनाया, ये सूचनाओं का कलेक्शन है। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो, डाटा है। नहीं समझे? धोनी ने इतना रन बनाया, सचिन ने इतना रन बनाया, उसकी एक पूरी लिस्ट है, तो एक सूचना है। इस ओवर में इतने रन बने, इस ओवर में ग्राफ जो बनता है ना, ग्राफ बनता है ना, इस ओवर में इतने रन, इस ओवर में इतने रन, इस ओवर में इतने रन, सूचनाओं का कलेक्शन, वो भी डाटा है। तो सूचनाओं का जो कलेक्शन है ना, उसको बोलते हैं डाटा। नहीं समझे आप? सूचनाओं को एकत्र करना डाटा कहलाता है। और उस डाटा के बारे में पढ़ना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, डाटा को कलेक्ट करना, उसकी एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रेट करना। डाटा है आपके पास, उसको एनालाइज कर लिए, उसको इंटरप्रेट कर लीजिए। आपके पास डाटा है, डाटा को कलेक्ट करिए, फिर देखिए हाँ यार सचिन ने इतना बनाया, इसमें सचिन ने बहुत अच्छा स्कोर किया यार। तो सूचनाओं को कलेक्ट करिए, सूचनाओं को कलेक्ट करिए,
तो उसकी एनालिसिस कीजिए। अच्छा, इनका स्कोर अच्छा था, इनका अच्छा था, इनका तो बहुत अच्छा था। तो सूचनाएं कलेक्ट करिए, फिर उसकी एनालिसिस करिए, इंटरप्रेट करिए। इस चीज़ को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? अनसर्टेनिटी को नापना। जैसे मान लीजिए आज बारिश होना है, अब क्या चांस है कि आज बारिश हो जाएगी? आप एग्ज़ाम दिए, अब क्या चांस है कि आप इतने परसेंट ले आ लोगे? एग्ज़ाम दिए तो क्या चांस है कितने परसेंट आ जाएंगे? 70% आ जाएंगे, 80% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे। हाँ, ये क्या चांस है कितने परसेंट आ जाएंगे? या ये एग्ज़ाम देने की बात हो गई, है ना? कितने परसेंट मिलेंगे आपको? आज बारिश होगी, क्या परसेंट चांस है? इस चीज़ को आप नाप लीजिए। इस चीज़ को नापना क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। मतलब जो चीज़ अनसर्टेनिटी है, जो चीज़ फिक्स नहीं है, उस अनसर्टेनिटी को मेज़र करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी।